नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दी गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है जो आज केंद्रीय कैबिनेट की ओर से लिया गया। आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा, ये जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद, उन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग को दिया जाएगा बढ़ावा इस पॉलिसी के तहत। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो विज्ञान धारा स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्र कर सकेंगे इंटर्नशिप, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। विज्ञान धारा स्कीम के लिए 10,579 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। और जो तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैसला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देश भर के पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत एश्योर्ड पेंशन की राशि वेतन की 50% होगी। 10 साल काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये होगी इसके तहत। और यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा ज़रूरी होगी। ये फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट की ओर से लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और 3 बड़े फैसले लिए गए जिनके बारे में हमने आपको बताया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी। इसका देश भर के पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन की राशि वेतन की 50% होगी और 10 साल काम करने वाले कार्मिकों की न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये होगी। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया केंद्रीय कैबिनेट की ओर से कर्मचारियों के लिए। इस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो अन्य फैसले हैं कैबिनेट के उसकी भी आपको जानकारी दे दें। केंद्रीय कैबिनेट ने बायो E3 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। इसके तहत बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखेंगे जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने आज 3 बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है आज का, सबसे पहला फैसला है बायो E3। सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आईटी रेवोल्यूशन था, वैसे ही आगे आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने विज्ञान धारा स्कीम को भी मंजूरी दी है। साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्र इंटर्नशिप भी इस स्कीम के तहत कर सकेंगे। विज्ञान धारा स्कीम के लिए 10,579 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट की ओर से, और खासकर जो विज्ञान धारा स्कीम है इसका काफ़ी फ़ायदा जो देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया है उसको होने वाला है। हमेशा से बहुत विश्वास रहा है, इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा फोकस एक रख के आज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का अप्रूवल हुआ है। विज्ञान धारा स्कीम 10,579 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की है। तो आइए, जो महत्वपूर्ण फैसला है जिसका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों में आज काफ़ी खुशी दिख रही है, न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों में बल्कि यूं कहें कि देश भर के कर्मचारियों में, क्योंकि अमूमन ये होता है कि केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए जो फैसले लिए जाते हैं राज्य सरकार भी उन फैसलों को फॉलो करती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। यूपीएस को लेकर के जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आज इसको मंजूरी दी है, और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये कदम कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत बायो E3 जो स्कीम है उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उच्च प्रदर्शन बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। ये आने वाले समय में वैज्ञानिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को भी प्रोत्साहित करेगी। ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया। अन्य लाभों में पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन शामिल हैं। बायो E3 पॉलिसी को लेकर के प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया। एक महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट की बैठक में ये लिया गया, और लगातार ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताते रहेंगे क्या कुछ कैबिनेट के फैसले हैं, और साथ ही साथ जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं और किस तरह से जो यूपीएस है वो एनपीएस से अलग है, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ परमा सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे। एडिशनल सेक्रेटरी हैं पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने। तो यूपीएस को लेकर के पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है आपकी? हमें तो यही लगता है कि सभी जो यंगर जो सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं वो खुश होंगे, क्योंकि एनपीएस में एक मार्केट लिंक्ड रिटर्न होते थे जिसका एक तरह से अनसर्टेनिटी होता था, और ये अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए बार बार हमको कहा गया था। चार चीजों की ब्रॉडली मांग थी कि जो अश्योर्ड पेंशन हो, अश्योर्ड फैमिली पेंशन हो, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन हो, और इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन हो, एज इन जो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो होता है, ताकि द रियल वैल्यू ऑफ द पेंशन डज नॉट चेंज। सो ये सभी चारों चीज यूपीएस में उपलब्ध। मैडम आप अपनी बात को जारी रखिएगा, उससे पहले दर्शकों को हम बता दें कि ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, आज जो विभिन्न कर्मचारी संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों ने जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, और वही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कैबिनेट के फैसले को लेकर के काफ़ी खुशी इन कर्मचारी संगठनों ने वहाँ पर व्यक्त की है। जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कैबिनेट के फैसलों को लेकर के, तो उन्होंने खासकर ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के साथ आज जो कर्मचारी संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है,
और काफ़ी खुशी उन्होंने यूपीएस को लेकर के, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आज मंजूर की गई है केंद्रीय कैबिनेट की ओर से, उसको लेकर के कर्मचारी संगठनों की ओर से खुशी जताई गई। प्रधानमंत्री का आभार भी वहाँ पर व्यक्त किया गया। वो उस वक्त के हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मैडम, अपनी बात जारी रखिए आप। नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि ये हमारे सरकारी कर्मचारियों की एक विश थी, मांग थी, जो हमने थ्रू यूपीएस वी थिंक दैट इट विल बी फुलफिल्ड कंप्लीटली। In addition to the assured pension, assured family pension, assured minimum pension, and inflation indexation of all these three, इसके साथ in addition एक lump sum payment दिया जा रहा है at the time of superannuation or exit। तो ये एक additional feature है जो हमें लगता है कि सरकारी एम्प्लॉइज को काफी खुश करे। मैडम, अगर हम एनपीएस की बात करें तो उसमें कौन कौन सी आपको कमी लगती थी, जो कमियों को आज के इस फैसले के बाद दूर कर लिया गया है? एनपीएस में आई थिंक सबसे बड़ा जो लोगों का मन में जो टेंशन था वो ये था कि मार्केट के लिंक्ड रिटर्न्स होते हैं। तो अगर कहीं मार्केट गिर गया या कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न उतना नहीं मिला तो उनका जो आफ्टर रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी के ऊपर उनका आंच आ जाएगा। तो इसके लिए लोगों को थोड़ा सा परेशानी या स्ट्रेस था। तो ये स्ट्रेस को जो कमिटी एफएम ने बनाई थी in April 2023, वो कमिटी इसको कंसिडर किया। We have this committee has spoken to nearly 27 different associations। उनके चिट्ठी जो भी आए थे उसको कंसिडर किया। जो एक्सपर्ट्स थे उनके विचारों को हमने सामने रखा, उसको उसके ऊपर सोच विचार किया, उसको हमने इंटरनलाइज किया। फिर जो आरबीआई है उनका जो कहना था उसको भी हमने उसके ऊपर विचार किया एज अ एक्सपर्ट बॉडी, एज अ रेगुलेटरी बॉडी, एज अ फाइनेंशियल बॉडी। इट हैज आल्सो गिवन अस इट्स व्यूज, वो भी हमने कंसिडर किया। और हमने एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जेसीएम के जरिए, जेसीएम के जो नेशनल कमिटी होते हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, उसका नेशनल कमिटी होता है जिसमें एम्प्लॉइज का जो ऑथराइज्ड जो एसोसिएशंस होते हैं उनके मेंबर्स होते हैं एट द नेशनल लेवल। उनके साथ हमने काफ़ी बार वार्तालाप किए और इसके अलावा हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बातचीत किए, मतलब कोशिश की। तो वी हैव ट्राइड, द कमिटी हैज ट्राइड टू ब्रॉड बेस इट्स कंसल्टेशंस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और ये कंसल्टेशंस की ऊपर हमको जो समझ में आए कि ये 4 चीज़ों की मांग सबसे क्रिटिकल है फॉर द एम्प्लॉइज। क्योंकि हमारे जो कमिटी थे वो ये भी समझे कि ओपीएस में रिवर्सल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो ये जो एनपीएस है इट हैज टू बी अ कंट्रीब्यूटरी एंड अ फुल्ली फंडेड पेंशन स्कीम। और वही दिशा में हमने सबसे जो बेहतर बेनिफिट्स दे सकते थे वहीं तक गए। ठीक है मैडम, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। हमको एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। परमा सेन मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एडिशनल सेक्रेटरी पर्सनल हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए धीरेन्द्र कुमार, CEO हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो ये फैसले लिए गए हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो फैसला UPS का है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूर किया है केंद्रीय कैबिनेट ने। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि 20 साल के बाद 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, तब से ये हुआ था और ये 2009 से ये कार्यान्वित हुआ। और NPS एक बहुत ही शानदार डिजाइन का एक पेंशन सिस्टम है। मुझे अब ये जानकारी नहीं है, ये जो बताया गया है कि ये 4 इसके एसेंशियल क्राइटेरिया थे, फैक्टर्स थे, जिनको कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया है कि एक मिनिमम पेंशन गारंटी हो, परिवार के लिए गारंटी हो, कम से एक और एक अश्योरेंस हो, क्योंकि इसकी बाजार पर निर्भरता नेशनल पेंशन सिस्टम की शायद सफिशिएंट नहीं हो। लेकिन अभी देखना होगा, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत ही इस आधार पे हुई कि सरकार ओल्ड पेंशन सिस्टम को नहीं झेल सकती है, ये नहीं चला सकती है। और सरकार अगर करती है और इस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का फंडिंग कहाँ से होगा? क्या ये नेशनल पेंशन सिस्टम में जो कुछ भी पैसा इकट्ठा हुआ है वही पैसा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा? क्या ये यहाँ से नए कर्मचारियों के लिए लागू होगा, पुराने कर्मचारियों के लिए का जो पैसा है, तो जो पुराने कर्मचारियों के लिए जो ठीक है। आपके जो सवाल हैं, मुझे लगता है परमा सेन जी यहाँ पर हैं और काफी अच्छे से आपके सवालों का वो जवाब दे सकती हैं। मैडम, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो UPS हम बोल रहे हैं, आपका ये था कि इसमें चॉइस है कि नहीं। मतलब कोई अगर NPS में रहना चाहे तो वो NPS में कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं। हालांकि हमें लगता है कि ज्यादातर लोग UPS में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एश्योरेंस है और काफी हद तक सोशल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए एक अच्छा पैकेज दिया जा रहा है UPS के अंदर। लेकिन अगर कोई ये चूज करता है कि वो NPS में रहना चाहता है, तो वो चॉइस उनके पास होगी। That is the first answer, that choice will be available. The other thing is, जो एम्प्लॉई जितना देते थे पहले 10% ऑफ बेसिक प्लस पे, वो उतना ही देंगे आगे चल के। ये UPS देने के लिए जो एडिशनल फंडिंग की जरूरत है वो सरकार देगी। सो सरकार की जो कंट्रीब्यूशन था अंडर NPS आज की तारीख में 14% है, वो बढ़ के 18.5% होगी अभी। ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड एवरी 3 years उसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर और ज्यादा की जरूरत होगी टू प्रोवाइड द एश्योरेंस और बैकस्टॉप द एश्योरेंस, तो वो दिया जाएगा। इससे हमको ये भी लगता है कि एक चीज मैं फिर से आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दैट ये एक फुल्ली फंडेड पेंशन स्कीम, तो इसमें कोई लायबिलिटी हम फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है। हर एक साल हम पूरा फंडिंग कर रहे हैं, और इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम अ डिफाइंड बेनिफिट टू अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर द एम्प्लॉयज आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग।
ठीक है। धीरेन जी, कोई और सवाल आप जानना चाहेंगे, क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एनपीएस में कर्मचारियों का जो अभी तक पैसा इकट्ठा हुआ है उसका क्या होगा? वो उसके मालिक वही रहेंगे? हाँ, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगी कि अंडर द यूपीएस अभी जो पेंशन फंड है वो एक ही कॉर्पस है। उस कॉर्पस के अंदर 10% अमाउंट ऑफ द बेसिक पे प्लस पेंशन प्लस अनदर 14% ऑफ गवर्नमेंट इकट्ठा होता है। ये कॉर्पस को हम पेंशन कॉर्पस बोलते हैं और इसी कॉर्पस से पेंशन मिलती है जब कोई एम्प्लॉय सुपर एनुएट करता है। नाउ इन द यूपीएस सिस्टम हम इसका थोड़ा सा एक चेंज किया है कि हमने इसमें 2 पेंशन फंड क्रिएट किए। एक पेंशन फंड है जो इंडिविजुअल पेंशन फंड, जो जिसमें 10% जो एम्प्लॉय दे रहे हैं उतना आएगा और एग्जैक्टली मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट आएगा। तो इसमें 20% का एक फंड क्रिएट हो जाएगा और एक फंड होगा जो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से होगा, जो ये एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए एक पूल फंड के तहत मौजूद होगा। ठीक है, तो ये फंडिंग मैकेनिज्म हमने सोचा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धीरेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है। धन्यवाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जुड़े हुए हैं, CEO हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, काफ़ी कुछ जो आप जानना चाहते थे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के, वो मुझे लगता है एडिशनल सेक्रेटरी की ओर से आपको जवाब दे दिए गए होंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब अगर हम NPS को देखें और जो नई UPS को देखें तो बेहतर विकल्प क्या रहेगा कर्मचारियों के सामने? बेहतर विकल्प तो कर्मचारी की अपनी सोच पे निर्भर करेगा। मुझे लगता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है और उसको काफी खराब तरीके से मैनेज किया गया है, क्योंकि इसकी अगर आप हिस्ट्री देखिए कि लोग NPS से निराश क्यों? NPS से निराश इसलिए है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाया। परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से। 2004 से 2008 तक भारत में सबसे नहीं बड़ा सर, देखिए सर सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है ना सर, उसमें गारंटी नाम की चीज नहीं है, और यहाँ कम से कम गारंटी तो है 50% की। नहीं, मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है। नहीं, ये लोगों की जो उम्मीद है कि आप सरकारी नौकरी में आते हैं और आपको एक निश्चित पेंशन मिलना चाहिए और उसी पेंशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन पेंशन का प्रावधान एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि ये इस चीज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अभी तक होता था कि टैक्स पेयर के पैसे से कर्मचारियों को पेंशन मिलता है। यहाँ पे सरकार हाथ का हाथ ये बंदोबस्त कर दे रही है, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये फुली फंडेड स्कीम है, ये NPS पे ही आधारित है। जो भविष्य में गारंटी होगी लोगों के पेंशन के लिए, उसका इंतजाम आज ही कर दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार आज ही कंट्रीब्यूट कर रही है।
ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। तो ये काफी ये महत्वपूर्ण है ना सर, क्योंकि अभी जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कैबिनेट के फैसलों के बाद, उन्होंने बताया कि कुछ सरकारें, कांग्रेस की सरकारें, राजस्थान का उन्होंने उदाहरण दिया था, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया था कि उन्होंने ओपीएस तो लागू कर दिया लेकिन वो आने वाली जनरेशन पे छोड़ दिया, उसके लिए कोई फंड की व्यवस्था वगैरह नहीं की। तो उससे तो ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा कदम है। और खासकर चूंकि ये कंटिन्यूअली फंडेड स्कीम होगा तो इसमें किसी भी तरह की, मैं केवल ये कह रहा था कि एनपीएस बहुत ही वेल डिजाइंड एक प्रोग्राम है और उसका भारत सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए उसका पूरा फायदा नहीं उठाया गया अभी तक। जिस तरह पाबंदियां उस पे हैं, जिस तरह का रोक लगा है, जिस तरह शुरुआती पैसा नहीं लगा, वो काफी बड़ा कारण रहा है कि लोग एनपीएस से खुश नहीं है। और इसके बाद तो कोई लोगों को शिकायत रहेगी नहीं, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद होती है कि गारंटीड पेंशन मिले और यहाँ पे गारंटी का प्रावधान कर दिया गया है। नहीं धीरेन जी, उसके अलावा अगर ये भी देखें कि क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और जो आज का समय है, एक वक्त अलग था कि रिटायरमेंट के बाद जो आने वाली जनरेशन थी वो अपने जो घर में बुजुर्ग होते थे उनको देखते थे, लेकिन आज सच्चाई कुछ और है। तो उसको देखते हुए कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का इसमें प्रावधान किया गया है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। केंद्र का अंशदान बढ़ाया गया है। तो इसको अगर इन सब चीज़ों को आप देखें, पारिवारिक पेंशन की हम बात कर रहे हैं और केंद्र का अंशदान भी बढ़ा है, इन सब चीज़ों को देखें तो काफ़ी फायदेमंद होगा ना ये कर्मचारियों के लिए। ये बिल्कुल फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पारिवारिक पेंशन का प्रावधान एनपीएस में नहीं था। एनपीएस का प्रावधान ये था कि आपका पैसा इकट्ठा होगा और 40% जो पैसा इकट्ठा होगा रिटायरमेंट में, उससे आप एन्युटी खरीदेंगे और जो आप एन्युटी खरीदेंगे उसमें पारिवारिक पेंशन का प्रावधान होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी ये एक खुशखबरी है, एक अच्छा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। और न सिर्फ ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो राज्य की सरकारें होती हैं वो भी जो केंद्र की पॉलिसी होती है कर्मचारियों को लेकर के उसको फॉलो करती हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाएंगी। तो कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर आज केंद्रीय कैबिनेट की ओर से दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।